Hello everyone, you're welcome again. Today we are going to study the chapter Journey to the End of the Earth, which is written by Tishani Doshi. But before we begin to summarize and understand all the main points of this chapter, we must know what is this lesson all about. ये lesson है किस बारे में? तो तिशानी दोशी जाती है अंटार्कटिका, वन ऑफ द 7 कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड. दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक सबसे अलग महाद्वीप अंटार्कटिका की यात्रा करती हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. साथ ही साथ वो अंटार्कटिका की इम्पोर्टेंस बताती हैं कि हमारे इस पूरे प्लैनेट पर लाइफ के सर्वाइवल के लिए या हमारे इस प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए अंटार्कटिका कितना इम्पोर्टेंट है. इसलिए चलिए पहले समझते हैं कि ये अंटार्कटिका, ये बाकी सारे जो कंटिनेंट्स हैं, ये कैसे बने. चलते हैं उस टाइम में जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, इस धरती की उत्पत्ति हुई थी, और जानते हैं कि क्या दुनिया हमेशा ऐसी ही थी जैसी आज हम देखते हैं, और अगर ऐसी नहीं थी तो कैसी थी, और आज जिस नक्शे में हम दुनिया को देखते हैं ऐसी कैसे बनी. तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये जानना ज़रूरी है इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स को, इस चैप्टर में आए कुछ मेन पॉइंट्स को समझने के लिए. तो देखिए क्या था, जब धरती की उत्पत्ति हुई थी तब इस धरती पर एक ही लैंड मास था, एक ही ज़मीन का टुकड़ा था, लगभग इस तरह से, और इसे पैंजिया के नाम से जाना गया. और इसके चारों तरफ जो ओशियन था, समंदर, उसको पैंथालासा के नाम से जाना गया. बाद में करोड़ों सालों के बाद क्या हुआ, ये जो लैंड मास था, ज़मीन का टुकड़ा, ये 2 टुकड़ों में टूट गया. ये नॉर्थ और ये साउथ. नॉर्थ साइड का जो टुकड़ा है, यानी जो लैंड मास का टुकड़ा था, वो कहलाया अंगारा लैंड के नाम से. इसको कहा गया अंगारा लैंड या अंगारा लैंड मास. और जो साउथ साइड का ये जो जमीन का लैंड मास था, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड. उसके बाद में ये जो 2 टुकड़े थे, लैंड मास थे, ये और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए. जो अंगारा लैंड मास था वो 2 टुकड़ों में टूटा, लगभग बीच में से. एक हिस्सा इसका क्या कहलाया, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो आज है, और एक इसका जो टुकड़ा है वो क्या कहलाया, यूरेशिया, या हम कह सकते हैं एशिया. और ये जो गोंडवाना लैंड था ना, इसके 5 टुकड़े हुए छोटे छोटे. वो 5 टुकड़े कौन से थे, बहुत इंटरेस्टिंग है जानना. देखिएगा, ये गोंडवाना लैंड के ऐसे छोटे छोटे 5 टुकड़े हुए. वो 5 टुकड़े कौन कौन से थे, एक तो था साउथ अमेरिका, दूसरा था साउथ अफ्रीका, एक था अंटार्कटिका, एक था ऑस्ट्रेलिया, और एक था बच्चों इंडिया. यानी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि इंडिया का जो ये लैंड मास है, जो हिमालय है, उसके साउथ साइड में जितना भी इंडिया का लैंड मास है, वो पूरा का पूरा लैंड मास एक ज़माने में इस गोंडवाना का हिस्सा था. यानी इस चैप्टर में एक पॉइंट आता है कि इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास. ठीक है, तो वो कैसे थे, एक ही ज़मीन का टुकड़ा कैसे थे अंटार्कटिका और इंडिया, वो इस तरह से थे. ठीक है ना. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. फिर ये अलग अलग टुकड़ों में टूटे और एक दूसरे से जाके टकराए या जुड़ गए. उसके बाद में दुनिया ऐसी बनी जैसी आज हम जानते हैं. थोड़ा सा मैं वर्ल्ड का मैप इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए. तो देखिए, वर्ल्ड लगभग इस तरह से दिखता है, और इसमें देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये है ग्रीनलैंड, और ये है एशिया, ये है साउथ अफ्रीका, ये है साउथ अमेरिका, ये है इंडिया, ये है ऑस्ट्रेलिया.
और ये है अंटार्कटिका। तो देखिए, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये जो 5 हिस्से थे वो एक ही टुकड़े में थे जिसको गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। और जो ऊपर नॉर्थ की तरफ अंगारा लैंड थी उसके नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और एशिया बने। और देखो, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हिस्ट्री की, ये जो इंडिया है ना, ये यहाँ से इस तरह से ड्रिफ्ट होते हुए यानी समंदर में तैरते हुए आया और एशिया से टकराया। जब एशिया से टकराया तो यहाँ पर टक्कर के कारण ज़मीन उबड़ खाबड़ हो गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर थी। इसको कॉन्टिनेंटल कोलिजन के नाम से जाना जाता है, महाद्वीपीय टक्कर के नाम से। ये दुनिया की सबसे बड़ी टक्कर थी, इसीलिए यहाँ की ज़मीन इतनी उबड़ खाबड़ हुई कि हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी हिमालयन रेंज का निर्माण हुआ। अपने चैप्टर का एक क्वेश्चन भी है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो ऐसे हुआ था कि गोंडवाना के टुकड़े जब अलग हुए तो उनमें से एक टुकड़ा तैरते हुए एशिया से जाके टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आज हमारी दुनिया है, पहले ऐसी नहीं थी और हो सकता है आगे जैसी है वैसे भी ना रहे, और ये चीज़ें हमें अंटार्कटिका जाकर समझ में आती हैं। अब और क्या क्या बातें अंटार्कटिका के बारे में तिशानी दोषी हमें इस चैप्टर में बताती है, आइए जानते हैं मेन पॉइंट्स के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले तिशानी दोषी हमें बताती हैं कि उन्हें अंटार्कटिका पहुंचकर कैसा लगा। वो कहती हैं कि 6 चेक पॉइंट्स, 9 टाइम जोन्स और 3 लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट 100 आवर्स की जर्नी करके एक रशियन शिप जिसका नाम होता है एकेडमिक शोकल्स्की, उस पर ट्रैवल करते हुए जब वो अंटार्कटिका पर अपना पहला कदम रखती हैं तो उनको सबसे पहले जो इमोशन फील होता है वो होता है रिलीफ। उनको सबसे पहले राहत का अनुभव होता है और उसके जस्ट बाद उनको वंडर यानी आश्चर्य होता है। 3 चीज़ों पर उनको आश्चर्य होता है। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले इमेंसिटी, अंटार्कटिका के विशाल लैंडस्केप भूदृश्य को देखकर उनको आश्चर्य होता है। चारों तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी दूर दूर तक फैली हुई और ऊपर नीला आसमान, और वो दोनों जहाँ मिलते हैं वो क्षितिज का नज़ारा देखकर उनको बहुत आश्चर्य होता है, रिलीफ महसूस होता है। उसके बाद में आइसोलेशन, अंटार्कटिका के लैंडस्केप पर जो आइसोलेशन फील होता है उन्हें, यानी एकांत चित्ता, शांति जो महसूस होती है, वो देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। और तीसरा जिस पर उन्हें सबसे ज़्यादा वंडर होता है वो ये, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि इंडिया एंड अंटार्कटिका वर द पार्ट्स ऑफ द सेम लैंड मास, कि एक ज़माना ऐसा था जब अंटार्कटिका और इंडिया एक ही भूभाग का हिस्सा थे। इस बात पर उन्हें आश्चर्य होता है। तो उनको कैसा लगता है, ये क्वेश्चन भी है अपना। सबसे पहले रिलीफ और उसके बाद में वंडर। वंडर किन 3 चीज़ों पर? तो इमेंसिटी पर, आइसोलेशन पर, और इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, इस पर उन्हें आश्चर्य होता है। उसके बाद वो बात करती हैं गोंडवाना की, इंडिया और अंटार्कटिका किस तरह से एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। तो अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 65 करोड़ साल पहले आज से, गोंडवाना नाम का एक बहुत बड़ा सुपर कंटिनेंट था, महाद्वीप था। उस वक्त क्लाइमेट बहुत वार्मर यानी गर्म था। वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के जीव थे, जैसे डायनासोर्स थे, वूली रिनोज थे, ऊनी गैंडे थे, यानी बहुत विशालकाय जीव जंतु उस वक्त थे, आज से भी बिल्कुल अलग। सेपरेटेड इनटू पार्ट्स, बाद में ये अलग टुकड़ों में बंट गया। 1 पार्ट ड्रिफ्टेड एंड जैम्ड अगेंस्ट एशिया, इनमें से एक टुकड़ा आकर एशिया से टकराया, जिसकी वजह से हिमालय का निर्माण हुआ, और ये हम अच्छे से जान चुके हैं। उसके बाद ये कि अंटार्कटिका आज इतना इम्पोर्टेंट प्लेस क्यों है, इस प्लेस की जियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। सबसे पहली बात कि दुनिया की 90% जो आइस है ना, वो अंटार्कटिका में है। यानी दुनिया में जितनी भी स्नो आप देखते हो, बर्फ़ जितनी भी देखते हो, उसका 90% हिस्सा तो अंटार्कटिका में है। इसके अलावा नो पॉपुलेशन ऑफ इट्स ओन, अंटार्कटिका में खुद की कोई पॉपुलेशन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट और ड्राइएस्ट कंटिनेंट है, सबसे ठंडा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो -87 तक वहाँ का टेम्परेचर चला जाता है। जस्ट इमेजिन -87। मोस्ट प्रिस्टाइन प्लेस, प्रिस्टाइन यानी स्वच्छ, सबसे स्वच्छ है,
क्योंकि जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं होगी स्वच्छ ही होगा ऑब्वियसली। उसके अलावा देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जियोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कैसे है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अनटच्ड है, ह्यूमन पॉपुलेशन है नहीं, इस वजह से आज भी वहाँ 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं। और आप जानते हैं कार्बन 14 यानी एक इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हम किसी भी चीज़ की एज का पता लगा सकते हैं। तो 500,000 ईयर यानी लगभग 5 लाख साल पुराने कार्बन के अवशेष आज भी अंटार्कटिका के बर्फीली शीट्स के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकाल कर हमें बहुत कुछ पता लग सकता है अपने इस प्लैनेट के बारे में। इसीलिए कहा है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट और इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि इफ़ यू वांट टू स्टडी द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर हमें हमारे इस ग्रह का, धरती का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य जानना है तो अंटार्कटिका ही वो जगह है हम जहां हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कार्बन रिकॉर्ड से पास्ट हमें पता लग जाता है, जैसे कि हमने कार्बन रिकॉर्ड्स से ही पता लगाया कि किस तरह से गोंडवाना था, उसके पहले क्या था, इंडिया और अंटार्कटिका एक ही लैंडमास का हिस्सा थे। ये कैसे पता चलता है? कार्बन रिकॉर्ड्स से पता चलता है। उसके अलावा प्रेजेंट कैसे पता चलता है? आज जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ पूरी दुनिया भर में हो रही हैं उनका इफेक्ट अंटार्कटिका की आइस शीट्स पर पड़ता है, तो हम प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट क्लाइमेट की कंडीशंस हम पता लगा सकते हैं। और फ्यूचर, अगर हमें पास्ट और प्रेजेंट का पता लग जाए तो हम एक बहुत अच्छा स्पेकुलेशन, अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। इसलिए अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो इफ़ यू वांट टू नो द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, उसके बाद करते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट। तो देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट अभी हमने पढ़ा, देयर इज़ नो पॉपुलेशन इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इम्पैक्ट अंटार्कटिका पर डेफिनेटली पड़ता है और बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली पड़ रहा है। कैसे? देखो ह्यूमन सिविलाइजेशंस को आए हुए इस दुनिया में 12,000 ईयर्स हुए हैं ऑलमोस्ट। इस बात के लिए इस चैप्टर में एक लाइन है कि जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स ऑन जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी अगर हम पूरे हमारे इस अर्थ का टाइम देखें तो इस अर्थ के टाइम के सामने 12,000 ईयर्स एक सेकंड के बराबर है। यानी ये समझ लीजिए कि इंसान को इस धरती पर आए हुए कुछ एक सेकंड ही हुए हैं और इतने में ही हमने एज्ड अवर डोमिनेंस, इंसान ने अपना प्रभुत्व, अपना डोमिनेशन पूरे के पूरे धरती पर, पूरी की पूरी नेचर के ऊपर एज्ड यानी उकेर दिया है विद विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़, मेगा सिटीज़। दुनिया भर में कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, और हमें आए हुए मात्र 12,000 साल हुए हैं और धरती देखो करोड़ों अरबों साल पहले बन गई थी। और हमने इतने कम समय में पूरी की पूरी प्रकृति पर, पूरी की पूरी धरती पर एक तरह से डोमिनेंस कर लिया है। इसीलिए जो इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना, इसकी वजह से आज क्या हालत हो गई है, वी आर बैटलिंग विद अदर स्पीशीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण हमारे जो दूसरे स्पीशीज़ हैं, जो भी भले बर्ड्स हों, भले एनिमल्स हों, भले मेरीन एनिमल्स हों, जितने भी जीव जंतु हैं उन सब के साथ लड़ रहे हैं एक तरह से। किस लिए? लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि हमारे जितने भी संसाधन हैं, जैसे वाटर है, मिनरल्स हैं, वो सब तो लिमिटेड है ना, तो उनके लिए आज हम लड़ रहे हैं। हम जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं, तो एक तरह से लड़ाई ही हो गई। हम जितने भी जीव जंतु हैं उनका घर ख़त्म कर रहे हैं। तो एक तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए हम बाकी सभी स्पीशीज़ को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ब्लैंकेट ऑफ CO2 ड्यू टू द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम जितने भी फॉसिल फ्यूल यानी ज़मीन खोद खोद कर जो भी ईंधन, जैसे कि पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें जो हम निकालते हैं उनको जलाकर हमने एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट हमारे पूरे के पूरे ग्रह के चारों ओर, प्लैनेट के चारों ओर बना दी है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे क्लाइमेट को, ये आप सब जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी यही है। हम जितना भी फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, कोयला जलाते हैं उससे CO2 का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर हमारे प्लैनेट का बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण अंटार्कटिका पर क्या फ़र्क पड़ता है। हम जानते हैं कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बर्फ़ पिघलती है, और अभी हमने जाना कि 90% ऑफ टोटल आइस ऑन दिस अर्थ इज़ इन अंटार्कटिका।
तो एक बार सोच कर देखिए, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही तो वो जो 90% आइस है ना अंटार्कटिका में, वो पिघल जाएगी। और अगर वो पिघलनी शुरू हो गई तो सी लेवल राइज होगा, और सी लेवल अगर राइज हुआ तो हम जानते हैं कि इवेंचुअली वी विल हैव टू फेस द डिज़ास्टर। इसीलिए आइस शीट जो है वो मेल्ट हो सकती है, पिघल सकती है। तो ये कुछ सवाल जो हैं वो अंटार्कटिका जब जाती हैं तिशानी दोषी, तो उनके मन में आते हैं कि अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो क्या ये वेस्ट अंटार्कटिका की आइस शीट पूरी की पूरी पिघल जाएगी? क्या दुनिया का फिर से वैसे ही अंत हो जाएगा जैसे डायनासोर्स का एक समय में हुआ? उसके बाद में वो बताती हैं कि किस प्रोग्राम के थ्रू उनका अंटार्कटिका जाना हुआ। तो एक अच्छा क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स ऑन आइस नाम का एक प्रोग्राम, जिसको किसने शुरू किया? जॉफ ग्रीन नाम के एक आदमी ने। ये कनाडा के रहने वाले थे, इनकी अपनी शिप्स थी, और पहले ये अमीर लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह काट किया करते थे, यानी अपनी शिप्स को अमीर लोगों के लिए चलाया करते थे। लेकिन बाद में इनको एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं ये जो दुनिया की ऐसी जगह है, अंटार्कटिका जैसी जगह, यहाँ पर इन अमीर लोगों को ले जा रहा हूँ, ये लोग इससे क्या सीखते हैं और हमारे प्लैनेट को ये वापस क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को, रिच पीपल को, क्यूरियोसिटी सीकर्स को ले जाना बंद किया और अपनी शिप्स में अंटार्कटिका जैसी जगहों पर स्टूडेंट्स को ले जाना शुरू किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टूडेंट्स को ही क्यों लेके जाते हैं और लोगों को इस प्रोग्राम में क्यों नहीं लेके जाते? तो उसका रीज़न ध्यान से समझना, क्योंकि स्टूडेंट्स आर टेकन टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के ऐसे किनारों पर वो सिर्फ स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं। किस लिए? टू प्रोवाइड इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकें, उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दे सकें, ताकि स्टूडेंट्स के मन में, उनके दिमाग में एक नई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, उनके दिमाग में रिस्पेक्ट पैदा हो फॉर आवर प्लैनेट। हमारे ग्रह को बचाने के लिए वो कुछ करें, उनको रियलाइज़ हो कि अंटार्कटिका जैसी जगहों पर ह्यूमन इम्पैक्ट कितना इंटेंस हो रहा है, और वो फ्यूचर में कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि वही हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, आने वाली पीढ़ियाँ। तो उनको वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं ताकि इस सिचुएशन की ग्रेविटी का एहसास हो। स्टूडेंट्स आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट। वो रीज़न बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, इस कच्ची उम्र में रेडी होते हैं, तैयार रहते हैं एब्जॉर्ब, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, लर्न, सीखने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट, कुछ करने के लिए वो इस उम्र में तैयार रहते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन की, इस ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स का अंटार्कटिका पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ये अगर रियल में उनको दिखा दिया जाए ना, तो वो सच में कुछ कर सकते हैं, हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए आगे आकर नई नई पॉलिसीज़ बना सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है फाइटोप्लैंक्टन्स की। ये फाइटोप्लैंक्टन्स वाली बात समझना। व्हाट आर फाइटोप्लैंक्टन्स? अपने दो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड प्लांट्स या सिंगल सेल्ड ग्रेसेस होती हैं, यानी ये एक कोशिकीय पौधे होते हैं जो समंदर में पाए जाते हैं, मोस्टली सदर्न ओशियन में पाए जाते हैं, अंटार्कटिका के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं पता है क्या? ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, जिनका नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कैसे? यूजिंग सन्स एनर्जी। वो सूरज की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रोसेस में ये एसिमिलेट कार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कार्बन को पचाते हैं। इस एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है ना, मात्रा है ना, उसको ये कम करने का काम करते हैं। सोच कर देखो, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्लैंक्टन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते। इतने छोटे होकर भी, एक कोशिकीय होकर भी, ये कार्बन को खत्म करने का काम करते हैं। यानी एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही फ्रेंडली हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने का काम करते हैं। मेंटेन फूड चेन, इसके अलावा ये पूरे के पूरे ऑफ द ओशियन, यानी पूरे के पूरे समंदर की फूड चेन को बनाए रखते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला को भी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मरीन एनिमल्स का फूड भी है, यानी ये भोजन के रूप में भी काम आते हैं बहुत सारे जलीय जीवों के लिए। अब क्या होता है कि
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, हमारी ओजोन लेयर में जितना नुकसान होते जा रहा है उस नुकसान के कारण अफेक्ट्स यानी प्रभावित हो रहे हैं दीज प्लांट्स। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और इसी चीज़ की वार्निंग साइंटिस्ट्स हमें देते हैं कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा हो गया ना, तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो सकते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो गए तो इससे क्या होगा? सबसे पहले तो फूड चेन जो है पूरे के पूरे ओशियन की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे ग्लोब का कार्बन साइकिल जो है वो भी बुरी तरह से इफेक्ट होगा। इसलिए ये जो छोटी सी माइक्रोस्कोपिक चीज़ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए। इसलिए हमें कम से कम प्रयास करना चाहिए कि इस छोटी से छोटी चीज़ को भी हम बचाने की कोशिश करें। इसीलिए फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए एक बहुत अच्छी लाइन इस चैप्टर में दी हुई है कि टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। यानी हम कहते हैं ना कि हम धरती को बचा लेंगे, हम पर्यावरण को बचा लेंगे, हम प्रकृति को बचा लेंगे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर हम इस फाइटोप्लैंक्टन्स को बचा लेना तो भी काफ़ी है, हमारा एनवायरनमेंट वैसे ही स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद में वॉक ऑन द ओशियन नाम का एक अलग से पैराग्राफ रह जाता है, जिसमें तिशानी दोषी अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि क्या हुआ। उनकी शिप जो थी एकेडमिक सोकल्स की, वो एक बर्फ़ की परत के बीच में फंस गई। तो उनके कैप्टन ने जितने भी 52 स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड थे उन सबको जहाज़ से नीचे उतरने के लिए इंस्ट्रक्ट किया और वहाँ पर बर्फ़ के ऊपर वो चले। वो बर्फ़ की जो परत थी वो क्या थी? ओशियन जमा हुआ था। अंटार्कटिका के आसपास इतनी ठंड होती है कि जो ओशियन होता है, समंदर, वो जम जाता है ठंड के समय में। इसीलिए तिशानी दोषी उस जमे हुए समंदर पर चली, इसीलिए वो कहते हैं कि वॉक ऑन द ओशियन। ऐसा नहीं कि पानी पर चली, पानी जम गया था तो उस जमे हुए पानी पर यानी बर्फ़ की उस परत पर सभी थोड़ी देर चले। वहाँ पर उन्होंने क्रैब ईटर सील्स देखी। सील मछली होती है, बहुत ही लेज़ी होती हैं, जो अक्सर अंटार्कटिका के आसपास पाई जाती हैं। तो ये सब वो बताती हैं और यहाँ पर चैप्टर पूरा हो जाता है। तो आई होप अंटार्कटिका का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट आपको पूछना हो तो कमेंट्स में रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर, एंड हियर दे आर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। अगले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाई इज फाइटोप्लैंक्टन नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अंटार्कटिका। तो देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स आर द माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस ऑफ द ओशियन। समंदर की बहुत ही सूक्ष्म घास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट्स यूज सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करती है, एंड एसिमिलेट कार्बन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ये कार्बन को पचाने का काम करते हैं। Thus, they sustain the food chain of the entire southern ocean. पूरे दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को भी वो बनाए रखते हैं, and maintain the carbon cycle of the globe. और विश्व के कार्बन चक्र को भी वो संतुलित रखते हैं। So they are necessary for the survival of biodiversity. इसीलिए वो ओशियन की बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द ऑथर। देखिए आंसर है 650 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। आज से 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना नाम का एक सुपर कंटिनेंट था। लेटर इट सेपरेटेड इनटू स्मॉल लैंड मासेस। फिर ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में टूट गया। वन ऑफ दोज लैंड मासेस, उन जमीन के टुकड़ों में से एक, ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की ओर तैरते हुए आया, एंड कलाइडेड विद एशिया, और एशिया के साथ टकराया। दिस कलिजन फॉर्म्ड द हिमालयाज। इसी टक्कर ने हिमालय का निर्माण किया। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द ऑथर कंपेयर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग ऑफ क्रैब ईटर सील्स टू। क्रैब ईटर यानी केकड़े खाने वाली उन सील मछलियों की तुलना किससे की है? तो स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों से की है। स्ट्रेचिंग एंड सनिंग अंडर अ बनियान ट्री, जो यहाँ बरगद के पेड़ के नीचे धूप सेक रहे होते हैं, ठीक वैसे ही सील मछलियां भी वहाँ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों पर धूप ले रही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What was the author's first reaction on reaching Antarctica and why? तो ये हमने पढ़ा, पहला रिएक्शन था रिलीफ और उसके बाद में वंडर। वंडर किस चीज़ पे? इमेंसिटी, आइसोलेशन और
fact that India and Antarctica were parts of the same landmass. अगला क्वेश्चन है which program was the author a part of on this expedition to Antarctica? यानी प्रोग्राम के बारे में पूछा है। अगला है कि ये सक्सेसफुल क्यों था। तो the author was a part of Students on Ice program, नाम था ये। In this program students are taken to the ends of the world. इस प्रोग्राम में विद्यार्थियों को दुनिया के किनारों तक ले जाया जाता है टू प्रोवाइड इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको प्रेरणास्पद शैक्षणिक अवसर देने के लिए। इट इज सक्सेसफुल बिकॉज यह इसलिए सफल है क्योंकि इट प्रोवाइड्स लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, यह जीवन को बदल देने वाले अनुभव प्रदान करता है। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह की हालत को समझने में भी मदद करता है। के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह जाते हैं, जैसे कि हाउ हैव ह्यूमंस क्रिएटेड अ रकस ऑन अर्थ, धरती पर किस तरह से इंसानों ने एक अफरा तफरी मचा दी है। क्वेश्चन को 2013 में इस तरह से भी पूछा गया था कि इन व्हाट वेज हैव द ह्यूमंस एस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, प्रकृति पर किस तरह से एक प्रभुत्व कायम कर लिया है इंसानों ने। तो ह्यूमंस हैव क्रिएटेड द डोमिनेंस ओवर द होल प्लैनेट विद हैबिटेट्स, हैबिटेट्स यानी अपने निवास स्थलों से, जैसे विलेजेस, टाउन, सिटीज, मेगा सिटीज, ये लिख दे सकते हैं आप। दे हैव वाइप्ड आउट फॉरेस्ट्स, इंसानों ने जंगलों को साफ कर दिया है। एंड ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, और प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से ज्यादा उपयोग किया है। नाउ वी आर बैटलिंग विद द अदर स्पीशीज फॉर द लिमिटेड रिसोर्सेज, और हम बचे हुए संसाधनों के लिए हमारे अन्य प्रजातियों के साथ लड़ रहे हैं। मेनी स्पीशीज हैव फेस्ड एक्सटिंक्शन ड्यू टू दिस, और कई प्रजातियों ने तो विलुप्ति का सामना भी किया है। अगला क्वेश्चन की व्हाट डू यू नो अबाउट गोंडवाना। सो अराउंड 650 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 650 मिलियन वर्ष पहले, देयर वाज अ सुपर कंटिनेंट कॉल्ड गोंडवाना। क्लाइमेट वाज मच वार्मर, उस वक्त जलवायु गर्म थी। देयर वाज अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, वनस्पति और जीवों की एक बहुत बड़ी विविधता थी। लेटर इट्स सेपरेटेड इनटू स्मॉल कंट्रीज, फिर ये छोटे छोटे देशों में टूट गया। एंड द वर्ल्ड टुक अ न्यू शेप, और दुनिया ने एक नया आकार लिया, एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन अंटार्कटिकाज आइस शीट। तो क्या असर है इंसानों का अंटार्कटिका पर। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैव क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड अवर प्लैनेट। जो फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को हम जला रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन गई है हमारे धरती के चारों ओर। इट इज डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर, इससे ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। एंड इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इफ दिस गोज ऑन, अगर यही चलता रहा तो आइस शीट ऑफ अंटार्कटिका में मेल्ट, तो अंटार्कटिका की जो बर्फ की परत है वो पिघल सकती है, जिससे कि दुनिया का अंत भी हो सकता है। लॉन्ग आंसर से इस चैप्टर में ये 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये कि अंटार्कटिका ही वो जगह क्यों है जिससे हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पता चल सकता है ह्यूमन रेस का। और दूसरा कि दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका के अंदर बंद पड़ा है, कैसे। तो देखिए, पहले पैराग्राफ में हमने ये बताया है कि अंटार्कटिका में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं जो हमें पास्ट कंडीशंस का पता लगने में मदद करते हैं, जैसे कि गोंडवाना का पता हमें कैसे चला, ये कार्बन रिकॉर्ड्स से। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने प्रेजेंट कंडीशंस के बारे में बताया है कि दुनिया की 90% आइस जो है वो वहाँ है, प्लस वो सबसे प्रेस्टाइन प्लेस है। तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उसका असर अंटार्कटिका पर एकदम क्लियरली विजिबल होता है, जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट कंडीशंस का पता चलता है। और थर्ड पैराग्राफ में हमने ये कहा है कि अगर हमें पास्ट और प्रेजेंट कंडीशंस का पता लग जाए तो उनके बेसिस पर हम फ्यूचर के बारे में स्पेकुलेशंस, एजम्पशंस कर सकते हैं, यानी अनुमान लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अंटार्कटिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, और अंटार्कटिका को स्टडी करके हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जान सकते हैं अपने प्लैनेट का, हमारे ह्यूमन रेस का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग आंसर्स में दिया हुआ है कि अंटार्कटिका का जो एक्सपीरियंस है ऑथर का, वो आप डिस्क्राइब करो। तो इसका आंसर आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। ऑथर का एक्सपीरियंस कैसा था अंटार्कटिका में, खासकर वॉक ऑन द ओशन वाला, और बिगिनिंग जो होती है, कैसे उनकी ट्रैवलिंग होती है, उनको कैसा फील होता है अंटार्कटिका जाकर, यही सब हमें उसके आंसर में बताना है। बाकी आपको लगा तो मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप कमेंट्स में बताइएगा। ओके, तो दैट वाज द चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।